बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान ख़ान हूँ। भारत के अंदर जब भी कभी मुश्किल हालात पैदा होते हैं या उन्हें ये लगता है कि तनकीद बढ़ रही है हद से ज़्यादा, तो वो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात को ख़राब करता है और इससे वो ये अचीव करते हैं कि वो अपनी कौम की, अपने मीडिया की और अपने लोगों की जो तवज्जो है वो हटाकर किसी और तरफ कर देते हैं। इस वक्त भारत में बड़ी मुश्किल है। किसानों ने ज़बरदस्त किस्म की एहतजाजी तहरीक चलाई है। लाखों ट्रैक्टर, बेशुमार ट्रांसपोर्टर्स, इवन बैंक की तंजीमें, बहुत सारी और यूनियंस, वो सारी किसानों के साथ खड़ी हो गई हैं। लाखों किसानों ने दिल्ली को मफलूज करके रख दिया है। भारत पूरे के अंदर एहतजाज का सिलसिला जारी है और भारत की हुकूमत को मजबूर किया जा रहा है कि वो घुटने टेक दे। जो साहूकार हैं या कॉरपोरेशंस हैं, उनको जो फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और किसानों के हक पर भारत की हुकूमत ने जो डाका डालने की कोशिश की है, उस पर किसान सरापा एहतजाज हैं और ज़ोर लगा रहे हैं। इनमें मुसलमान किसान भी हैं, सिख किसान भी हैं, हिंदू किसान भी हैं और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं। सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद है और वो वहाँ पे अब खालिस्तान के नारे भी लगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान हैं या अनाज है जो भारत में पैदा होता है वो हरियाणा में, पंजाब में, इन इलाकों में पैदा होता है और इनका बड़ा बुनियादी रोल है पूरे भारत को खुराक देने के हवाले से। तो अब उनके हक पे जब डाका डाला जा रहा है तो वो निकल आए हैं। जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब हैं, जो वहाँ के वज़ीर आला हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, यानी वज़ीर आला ही हाउस अरेस्ट। ये तो भारत की सूरत हाल है। इससे ज़्यादा बुखलाई हुई और बुरी सूरत हाल भारत ने इससे पहले शायद एहतजाज के हवाले से अपने मुल्क में कभी नहीं देखी। हालांकि बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं, लेकिन ये उन सब एहतजाजों के ऊपर बाजी ले गया है, क्योंकि मामला किसान का और किसान की सरजमीन का है जो उससे छीनने की तैयारी की जा रही है और मुश्किल तरीन कवानीन के बाद किसान को बेयारो मददगार किया जा रहा है। अब इस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान का मीडिया लगातार ये रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के इंटरनली कुछ इदारों ने ये रिपोर्ट्स जारी की हैं कि भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा है या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा है। भारत उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहता है। एक्चुअली सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है, क्योंकि भारत ने 2016 में एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पे मुबैना तौर पे, जो भारत का क्लेम है। उसकी हकीकत मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक की पहले आप डेफिनेशन देख लें वो होती क्या है, ताकि आसानी से हम बताएं कि भारत ने क्या किया था। अ सर्जिकल स्ट्राइक is a military attack which is intended to damage only a legitimate military target with no or minimal collateral damage to surrounding structures, vehicles, buildings or the general public infrastructures and utilities। ये मामला ये है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है वो एक ऐसी स्ट्राइक है जो मिलिट्री टारगेट के ऊपर की जाती है और इसमें कोशिश होती है कि आसपास कहीं पे किसी का कोई नुकसान या तो हो ही ना, अगर हो तो बहुत कम हो। भारत ने 29 सितंबर 2016 को, जब इससे पहले उड़ी के अंदर भारतीय फौजियों के ऊपर मुजाहिदीन ने अटैक किया और 18 भारतीय फौजी उसमें मारे गए, उसके बाद रिएक्शन के तौर पे उसने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बम्बारमेंट या शेलिंग या गोलाबारी हुई थी। कुछ जगह से भारतीय फौजियों ने आगे आने की कोशिश की और उनको पाकिस्तानी फौज ने वापस धकेल दिया। ये मामूल की झड़पें हमें महसूस हुई। हमें ऐसा लगा कि जैसे नॉर्मली झड़पें हो जाती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ये वैसी ही झड़पें हैं। लेकिन भारत ने 29 सितंबर को यह ऐलान कर दिया कि हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके नतीजे में बहुत सारे हमने मिलिटेंट्स मार दिए हैं, बहुत सारे अस्करियत पसंद हमने मार दिए हैं। अब सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी स्ट्राइक होती है जिसमें आप एक कमांडोज को या फौजियों को, जो इंतहाई ट्रेंड फौजी होते हैं, उनको आप एयर ड्रॉप करते हैं, यानी आप वहां पे लेकर जाते हैं हेलीकॉप्टर को या C-130 को या इस तरह के तैयारों को, और हवा से आप फौजियों को मखसूस इलाके में गिराते हैं। फौजी वहां पे जाके एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, मैक्सिमम डैमेज करते हैं, नुकसान करते हैं और फिर कामयाबी के साथ वापस आ जाते हैं। इसको कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक। भारत ने दावा भी ऐसे ही किया था, लेकिन जब BBC के लोग, जो भारत के बड़े पसंदीदा हैं, जो उनके नुमाइंदे वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने कहा हमने सारा इलाका देखा, लोगों से बात की, कुछ जगह पे झड़पें हुई, भारतीय फौजियों ने आगे आने की कोशिश की, लेकिन वहां पे पाकिस्तानी फौजियों ने उनको रिस्पांस दिया। 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए, 9 पाकिस्तानी फौजी जख्मी हुए और 8 पाकिस्तानी फौजियों के मुताबिक 8 भारतीय फौजी मारे गए, जबकि
वहां पे जख्मियों की तादाद इससे ज्यादा थी। उनका एक फौजी पकड़ा भी गया था। यह बीबीसी ने रिपोर्ट किया और बीबीसी ने बताया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या कोई अस्करियत पसंदों के ऊपर भारतीय आए और उन्होंने आके हमला किया। अच्छा, ये उड़ी वाले हमले के बाद यह हुआ था। उसके ठीक 3 साल के बाद पुलवामा में एक अटैक हुआ और 40 भारतीय फौजियों को मार दिया गया खुदकुश हमले में। और यह हमला भी मुजाहिदीन ने वहां प्लान किया था, उन्होंने टारगेट किया उनको और 40 भारतीय फौजी मार दिए। फिर इल्जाम उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगाया और 26 फरवरी को अंधेरे के अंदर पाकिस्तान में अपने जहाज भेजे और जहां पे वो अपना पे लोड गिराकर जब पाकिस्तान की एयरफोर्स मुतहर्रिक हुई तो वापस भाग गए। कुछ नहीं किया, कोई नुकसान नहीं किया और फिर कह दिया जी हमने 300 वहां पे अस्करियत पसंद मार दिए। फिर सारी दुनिया के मीडिया को भेजा गया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, वहां पे हुआ ही कुछ नहीं, सिर्फ चंद दरख्त हैं जिनके ऊपर पे लोड अपना गिरा के, पे लोड कहते हैं इजाफी फ्यूल को, वो गिरा के भाग गए। अब पाकिस्तान ने उससे अगले दिन 27 फरवरी को बदला लिया, अपने तैयारों को भेजा मकबूजा कश्मीर में। वहां जाकर उन्होंने टारगेट किया, वार्न किया, खाली इलाकों में बम्बारमेंट की। वापस आ रहे थे तो भारतीय तैयारे जो वापस आए उनमें से एक तैयारा तबाह कर दिया और भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक उस दिन हुई। यानी जो 2016 में उन्होंने कहा कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसमें उन्होंने एयर ड्रॉप किया अपने फौजियों को, तो भारत का पहला फौजी जो एयर ड्रॉप हुआ पाकिस्तान में उसका नाम है अभिनंदन। ये जो एयर ड्रॉप का सिलसिला था जो 2016 में उन्होंने क्लेम किया था वो तब नहीं हो सका, लेकिन 2019 में 27 फरवरी को उन्होंने अपना फौजी एयर ड्रॉप किया, लेकिन उसका जहाज भी यहां तबाह हो गया और अभिनंदन पकड़ा गया। उसने चपेड़ें खाई वहां पे लोकल से, फिर उसके बाद फौजियों ने उसको बचाया, फिर वापस उसको भारत के हवाले 1 मार्च को कर दिया गया। तो बहरहाल ये उनकी सर्जिकल और एरियल स्ट्राइक का ये सारा का सारा मुद्दा है। अब भारत के ऊपर दोबारा दबाव है, किसानों ने उनके नाक में दम कर दिया है और तवज्जो हटाने के लिए, मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए, भारतीय लोगों को दोबारा से इकट्ठा करने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बाकायदा पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट है कि भारत ने मुख्तलिफ इलाकों से लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का प्लान कर लिया है। पाकिस्तान ने उसकी जवाबी हिकमत अमली तैयार की है, लेकिन भारत आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे अटैक करेगा। वो शरारत किस नौयत की होगी इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई के पास, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं कि किस तरीके से भारत ने क्या क्या प्लान किया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे और उसकी सराउंडिंग में वो किस किस्म की शरारत कर सकता है। वजीर आज़म पाकिस्तान इस हवाले से गुज़िश्ता 2 सालों से खबरदार कर रहे हैं। खास तौर पे इस साल के मिड में वजीर आज़म ने साफ कहा था कि भारत पाकिस्तान के ऊपर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्लान कर रहा है और हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमें वो जवाब देना पड़ेगा। अब भारत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो अपनी आवाम की तवज्जो हटाए। एक वो ये कर सकता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर लड़ाई छेड़ सकता है, उसको बिल्कुल वारा नहीं खाती। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चीन के साथ लड़ाई उसको बिल्कुल भी इस वक्त सूट नहीं करती, क्योंकि वहां पे अगर वो चीन के साथ लड़ता है तो चीन बहुत मारेगा। क्यों मारेगा अभी मैं आपको बताता हूं, मैंने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। हाँ, पाकिस्तान को वो ये अंडर एस्टिमेट करते हैं और पाकिस्तान क्योंकि एक छोटा मुल्क है और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग में जाना नहीं चाहता, तो पाकिस्तान को वो मजबूर करते हैं और बार बार छोटी मोटी झड़प करते हैं, यहां पे अटैक करते हैं, पाकिस्तान जवाब देता है, वो जाके वहां पे भंगड़े डाल डाल के कहते हैं कि जी हमने तो बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। तो अपनी कौम को भी मामू बनाते हैं, अपने मीडिया को भी बेवकूफ बनाते हैं और मिलजुल के थोड़ा टाइम गेन कर लेते हैं जब भी कोई इशू उठता है। तो अब ये किसानों वाले इशू के अंदर बहुत ज्यादा इस बात के इम्कानात हैं कि भारत एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है यहां पे, लेकिन इस दफा सर्जिकल स्ट्राइक अगर भारत ने की तो उसको बहुत महंगी पड़ेगी। इस दफा मुजाहिदीन जो हैं वो बहुत बढ़ चढ़ कर भारतीय फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत जोर लगा रहे हैं और पाकिस्तान की पूरी हमदर्दियां उनके साथ हैं। दूसरी जानिब अगर भारत ऐसी कोई स्ट्राइक करता है या इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान शायद इस मरतबा इस मौके को जाया नहीं करेगा, क्योंकि चीन के साथ भी भारत के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और चीन भारत के आसाब पे सवार है। चीन ने अब क्या किया है, जरा भारत के पूरे मैप के ऊपर आप गौर करें, गौर से आप देखें कि भारत कहां कहां से फंस गया है। मैं 2 जगहों का जिक्र करूंगा ज्यादा, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके अलावा भारत के कुछ सरहदी इलाके हैं जहां पे उनके लिए बहुत बुरी खबरें हैं। नंबर 1 आप शुरू हो जाए म्यांमार से।
म्यांमार, जिसको आप बर्मा भी कहते हैं, इसकी सरहदें भारत के साथ लगती हैं। ये इस तरफ से भारत के साथ लगता है और भारत के जिन इलाकों के साथ ये अटैच है वो भारत की वो 7 रियासतें हैं। यहाँ पे आसाम है, मणिपुर है और दीगर 7 रियासतें हैं यहाँ पे, जिनके साथ अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो 7 रियासतों के साथ म्यांमार लगता है, म्यांमार की इस पट्टी पे कुछ ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो भारत के अंदर भी हैं और बर्मा के अंदर भी हैं। इन ग्रुप्स को भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन सपोर्ट कर रहा है और यहां पे चीन की हमायत याफ्ता जो ग्रुप्स हैं उनकी ताकत बहुत बढ़ चुकी है, जो भारत के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा कर सकते हैं किसी भी जंग की सूरत में। भारतीय मीडिया ने इसको बड़ा डिटेल से लिखा है। अगर इसके ऊपर आपको ज्यादा रिसर्च चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको यह बता रहा हूं कि म्यांमार यानी बर्मा का जो बॉर्डर है वहां से भारत के लिए अच्छी खबरें नहीं है। दूसरा, बांग्लादेश में अपने आप को बहुत मजबूत किया है चीन ने और बांग्लादेश के साथ बहुत सारे ताल्लुकात बनाए हैं। बांग्लादेश को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने चीन को कुछ सहूलतें फराहम की हैं। उन सहूलतों की मौजूदगी में इन्हीं 7 रियासतों के साथ नीचे से जहां पे बांग्लादेश का इलाका लगता है, यहां पे बांग्लादेश फैसिलिटेट कर रहा है चीन को। यह भी भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है। और ये जो फैसिलिटेशन है या ये जो सहूलतकारी है जो चीन को यहां से मिलेगी, ये भारत को बहुत बुरी तरह डैमेज करेगी। भारत की वो 7 रियासतें एक घेरे में आ जाएंगी, एक बांग्लादेश की तरफ से, एक म्यांमार यानी बर्मा की तरफ से, और अब आ जाएं चीन की तरफ। चीन ने अब एक नया काम यह किया है जो भारत को अब पता चला है और भारत की जो वजारत दिफा है उसको यह इतला दी गई है भारत की इंटेलिजेंस की जानिब से और उनकी फौज की जानिब से कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ इस पूरे इलाके में हमारी नजर चोटियों पे है, लेकिन चोटियों के पीछे जो गहरे इलाके हैं, जो डीप एरियाज हैं, वहां पे चाइना ने अपने बहुत सारे मिलिट्री कैंप्स बना लिए हैं जो पहले डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। और अब उनके बारे में पता चला है कि यहां पे भारत के खिलाफ चीन ने बहुत करीब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मिलिट्री कैंप्स बनाए हैं, जिनमें से 20 से ज्यादा भारत ने डिटेक्ट किए और भारत को पता चला है कि यहां पे चीन की बहुत हैवी मौजूदगी है, चाइनीज फौज की। ना सिर्फ फौज मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है, हथियार मौजूद हैं, आर्मर्ड गाड़ियां मौजूद हैं, बल्कि यहां से वो अपनी नकलो हरकत को बहुत ज्यादा तेज कर सकते हैं और फौरी तौर पे इमदाद फराहम कर सकते हैं। भारत को इस बात का खदशा है कि ऐसे सैकड़ों कैंप्स मौजूद हो सकते हैं, जिस तरह के सिर्फ 20 उन्होंने अभी तक डिटेक्ट किए हैं या उनको पता चला है उनके बारे में। तो चीन ने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ, और यहां पे भारत को बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। 60,000 फौजी चीन के यहां पे मौजूद हैं, भारत के 50,000 मौजूद हैं। भारत ने अपनी बेहतरीन फोर्स को इकट्ठा करके इस इलाके में भेज दिया है ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके, लेकिन मौसम का मुकाबला इस वक्त मुश्किल हो रहा है। दूसरा, डोकलाम के ऊपर चीन ने घेरा डाला है भारत को और नए एरियाज तक पहुंच गया है, जिसके ऊपर मैंने थोड़े दिन पहले आपको वीडियो दिखाई थी। तो यह घेरा एक और तरफ से भी पड़ गया है। नेपाल के अंदर चाइनीज वजीर दिफा गए और उन्होंने उनके साथ दिफाई मामला तय किए हैं और वहां के आर्मी चीफ से, वजीर दिफा से और बाकी लोगों से, वजीर दिफा उनके वजीर आजम ही है, उन सबसे उन्होंने मुलाकातें की और नेपाल के साथ दिफाई स्ट्रेटजी या हिकमत अमली तय की है कि भारत के साथ लड़ाई की सूरत में नेपाल का क्या किरदार होगा। एक और तरफ से घेरा पड़ गया है। बाकी रह गया पाकिस्तान का मामला। तो चाइना की एयरफोर्स इस वक्त पाकिस्तान में है, मिलकर तैयारी कर रहे हैं, कंबिनेशन बना रहे हैं कि किस तरीके से भारत को किसी भी हमले की सूरत में जवाब देना है। और साथ ही साथ चाइना के वजीर दिफा पाकिस्तान भी आए। जब नेपाल गए तो अगले दिन पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के साथ नया दिफाई मुआहिदा MOU करके गए हैं, जिसके नतीजे में भारत में बहुत ज्यादा तशवीश है। तो चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और बांग्लादेश भारत को एक घेरा पड़ चुका है और यह सारा का सारा घेरा चाइनीज हिकमत अमली के तहत पड़ा है, क्योंकि चीन इस बात को समझता है कि अगर भारत को ना रोका गया और भारत के साथ ये मामला सेटल ना किए गए, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे अरुणाचल प्रदेश के हों, चाहे लद्दाख के हों, चाहे कारगिल के हों, इन सारे इलाकों के अंदर अगर भारत के साथ इन चीजों को तय ना कर लिया गया तो यह खित्ता हमेशा के लिए एक एटॉमिक जंग का खतरा लिए मौजूद रहेगा। यानी इस खित्ते के अंदर यह खतरा हमेशा रहेगा कि यहां एटमी जंग हो सकती है, चाहे वो पाकिस्तान और भारत के बीच में हो, चाहे वो चीन और भारत के बीच में हो, चाहे वो इन तीनों ममालिक के बीच में हो, चाहे रशिया को इसमें कूदना पड़े या कुछ भी हो। यह खित्ता एक एटमी जंग जो है उसके खतरे से दो चार रहेगा जब तक कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है इसके बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता।
तो चीन अब इसका फैसला करने जा रहा है और उसके लिए उसने ताकत इकट्ठी कर ली है। भारत कितना रेजिस्ट कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और भारत क्या पाकिस्तान पर एक और झूठ की सर्जिकल स्ट्राइक या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसको झूठा ऑपरेशन कहते हैं, वो करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करेगा ताकि अपने इंटरनल मामला से तवज्जो हटा सके? तो मेरे ख्याल में इस दफा भारत के लिए फैसला बहुत मुश्किल और कठिन होगा। लेकिन अगर वो ये फैसला करता है तो पाकिस्तान को इस मर्तबा इस मामले को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए, जैसे अजरबैजान ने लिया था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।